प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए विभिन्न गेस्ट पेपर की सहायता से तैयार किए गए मॉडल प्रश्न पत्र में से आप लोगों को इकोनॉमिक्स का मैं बता रहा था, जिसमें से फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया। इस वीडियो में आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे परीक्षा उपयोगी है। आप लोग इसको एक नज़र जरूर पढ़ लीजिएगा। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन है आपका, तटस्थ वक्र क्या है? तटस्थ वक्र की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो तटस्थ वक्र क्या होता है? तो उदासीन वक्र को ही हम लोग तटस्थ वक्र कहते हैं। उपभोक्ता के अधिमानों के पैमाने को प्रायः एक तालिका अथवा तटस्थ वक्र के माध्यम से प्रकट किया जाता है। तटस्थ वक्र या उदासीन वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। कहने मतलब है कि ये है उदासीन वक्र। मान लीजिए जितना संतुष्टि इसको ए बिंदु पर मिल रहा है उतना ही संतुष्टि उसको, अगर यदि ए से बी बिंदु पर आता है तो उतना ही संतुष्टि उसको बी बिंदु पर मिलेगी, अर्थात वो दोनों बिंदुओं पर क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। इसीलिए ऐसे वक्र को हम लोग क्या कहते हैं? तटस्थ वक्र कहते हैं। जब वस्तुओं के सभी बंडल का संयोग समान रूप से संतोष प्रदान करने वाला हो तब उपभोक्ता इनके बीच तटस्थ या उदासीन हो जाता है। अतएव ऐसे संयोजनों को प्रदर्शित करने वाले वक्र को तटस्थ वक्र या उदासीन वक्र कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है तटस्थ वक्रों की ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी होती है। तो इसका जो वक्र होता है क्या होता है? इस तरह होता है, मतलब बाएं से दाएं की ओर झुकी होती है। इसको हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तटस्थ वक्र नीचे की ओर दाईं ओर झुका रहता है, अर्थात तटस्थ वक्र रेखा का झुकाव ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि लाना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी लानी पड़ती है। कहने मतलब है कि यहाँ ए बिंदु पर वो है और जब ए से जब बी बिंदु पर आता है तो क्या होता है? तो यहाँ देखते हैं वाई वस्तु में उसको कमी करना पड़ता है, तभी वो एक्स वस्तु में वृद्धि कर पाएगा। तो किसी वस्तु में जितनी संतुष्टि उसकी कम हो रही है उतना ही संतुष्टि उसका एक्स का बढ़ने से उसका संतुष्टि का पूर्ति हो जा रहा है, इसलिए वो दोनों बिंदुओं पर तटस्थ हो जाता है। दूसरा है इसका, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर रहते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि तटस्थ वक्र बाईं भुजा की ओर अधिक ढालू होता है तथा दाहिनी ओर इसकी ढाल कम होती जाती है। तटस्थ वक्र की यह विशेषता दो वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर की ह्रासमान प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। समानता है, एक उपभोक्ता वस्तु एक की प्रत्येक अगली इकाई को वस्तु दो की घटती हुई मात्रा से प्रतिस्थापित करता है तथा तटस्थ वक्रों का ढलान मूल बिंदु मतलब ओ मतलब ओरिजिन की ओर उन्नतोदर होता है। कहने मतलब है कि तटस्थ वक्र इस तरह होता है और ये है आपका ओ ओरिजिन पॉइंट, इसकी ओर क्या होता है? उठा हुआ रहता है। तो ये उन्नतोदर इसी को कहा जाता है, इसकी ओर उठा हुआ रहता है। और यहाँ पर जब ए से जब बी बिंदु की ओर आएगा, यहाँ मान ली ए बिंदु है और यहाँ पर मान ली बी बिंदु है, तो ए से बी बिंदु पर आने में क्या होगा कि जितनी उसकी संतुष्टि घट रही है उतना ही यहाँ एक्स का बढ़ने से उसका संतुष्टि बढ़ जाएगा। मतलब क्या कहता है कि जितना उसका संतुष्टि घट रहा है उसको किस में प्रतिस्थापित कर देता है? बी वस्तु के उपभोग में प्रतिस्थापित करता है, इसीलिए यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तीसरा है, तटस्थ वक्र की ऊंची रेखा अधिक संतुष्टि व्यक्त करती है। तो भिन्न तटस्थ वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को प्रदर्शित करते हैं। उपभोक्ता को नीचे स्थित तटस्थ वक्र की अपेक्षा ऊपर के तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि नीचे के तटस्थ वक्र की तुलना में ऊपर के तटस्थ वक्र पर दोनों ही वस्तु अथवा कम से कम एक वस्तु की मात्रा अधिक होती है। अतएव ऊपर के तटस्थ वक्र की अपेक्षा नीचे के तटस्थ वक्र पर दर्शाए गए बंडल या वस्तुओं के संयोग निम्न स्तरीय होते हैं। एक उपभोक्ता ऊपर के तटस्थ वक्र पर प्रदर्शित बंडलों या संयोजनों को अधिक अधिमानता प्रदान करता है। कहने मतलब है कि ये है उदासीन वक्र पहला IC1 और ये है दूसरा उदासीन वक्र IC2। तो उपभोक्ता कहाँ संतुलन में होगा? तो इसका मतलब है कि जितना ऊंचा उदासीन वक्र होते जाएगा उतना उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा। जैसे मान ले यहाँ से यहाँ तक वाई वस्तु का उपभोग कर रहा था, अब IC1 पर है, IC1 पर यहाँ से पता चल रहा है, अब ऊंचा उदासीन वक्र पर चल गया तो अब वो यहाँ पर आ गया बी बिंदु पर। तो यहाँ पर देख रहे वाई वस्तु का OP से बढ़ाकर OP1 कर सकता है।
तो जितना ऊंचा उदासीन वक्र पर जाते जाएगा उपभोक्ता, उससे क्या होगा, उसका संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा और वो नीचे वाले उदासीन वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करेगा। अगला है तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो प्रत्येक तटस्थता वक्र संतुष्टि के पृथक स्तर को व्यक्त करता है, अर्थात तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। कहने मतलब है कि ये है आपका उदासीन वक्र और ये इसको काट दिया यहाँ पर। अब मान ली इस बिंदु पर काट दिया, ठीक है, ये बिंदु है आपका ए। अब यहाँ मान ली एक बी बिंदु मान लेते हैं, इस सी बिंदु मान लेते हैं। तो उदासीन वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या है, संतुष्टि के समान स्तर को व्यक्त करता है। तो जितना संतुष्टि इसको ए पर मिल रहा है उतना ही संतुष्टि बी पर मिलेगा, और जितना संतुष्टि ए पर मिल रहा है उतना ही संतुष्टि इसको सी पर भी मिलेगा। तो कहने मतलब है तीनों पर बराबर संतुष्टि मिलेगा, लेकिन जितना ऊंचा उदासीन वक्र रहेगा उतना अधिक संतुष्टि मिलता है। तो यहाँ IC2 का बिंदु सी पर ज़्यादा संतुष्टि मिलना चाहिए था बी की तुलना में, लेकिन यहाँ क्या है कि एक दूसरे को काट दे रहा है, इसलिए तीनों में संतुष्टि क्या हो रही है, होच पोच हो जा रही है। इसीलिए कहा गया है कि उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, या कैसे मापी जाती है। तो उत्पादन के सभी साधनों के संयुक्त प्रयास से एक निश्चित अवधि के अंतर्गत देश के जिस कुल संपत्ति का उत्पादन होता है उसे राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। राष्ट्रीय आय की माप या गणना। तो राष्ट्रीय आय किसी देश की प्रगति का मापदंड होता है, अतएव इसकी माप अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय आय की माप या गणना करने के की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहला है उत्पत्ति गणना विधि। इस तरीके का प्रयोग 1907 में ब्रिटेन में किया गया था। इसको सूची गणना पद्धति भी कहते हैं। उत्पत्ति गणना पद्धति के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात, परिवहन आदि क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसके पश्चात इन सभी क्षेत्रों द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा शुद्ध निर्यात को जोड़कर कुल राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है। इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में केवल अंतिम वस्तुओं को ही सम्मिलित किया जाए, परंतु आधुनिक समय में उत्पादन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई है तथा किसी एक ही उत्पादक द्वारा शायद ही किसी संपूर्ण वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अधिकांश वस्तुएं कई उत्पादकों के हाथों से होकर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। अतः उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप करने के लिए कई बार मूल्य योग विधि का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें भी वही परिणाम प्राप्त होते हैं। इस विधि के अनुसार इस बात का निरूपण किया जाता है कि प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की विभिन्न इकाइयों ने किसी वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि की है तथा इसके आधार पर देश की कुल उत्पत्ति का मूल्य प्राप्त किया जाता है। इससे राष्ट्रीय आय में एक ही वस्तु के मूल्य के दोबारा गणना होने की संभावना नहीं रहती है। अगला है आय गणना पद्धति। तो किसी भी देश में वस्तु और सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय स्वभावतः उन साधनों की आय में बदल जाता है जिन्होंने उनके उत्पादन में योगदान किया है। अतएव हम साधन आय के रूप में भी राष्ट्रीय आय की माप कर सकते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों की आय क्या है, लगान है, मजदूरी है, वेतन, ब्याज और लाभ है। मतलब लगान भूमि को मिलता है, मजदूरी श्रम को मिलता है, वेतन प्रबंध को मिलता है, ब्याज पूंजी को मिलता है और लाभ साहसी को मिलता है, जिसमें कंपनियों का अतिरिक्त लाभ भी शामिल रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की बचत, सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, सरकारी संपत्ति से प्राप्त आय, स्वनियोजित व्यक्तियों की आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तीसरा राष्ट्रीय आय का माप का विधि है व्यय गणना पद्धति। तो यह प्रणाली इस तथ्य पर आधारित है कि समाज की संपूर्ण आय एक निश्चित अवधि में उत्पादित संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च होती है। इसलिए हम सभी व्यक्तियों, व्यवसायियों, संस्थाओं एवं सरकार द्वारा उपभोग एवं निवेश पर किए जाने वाले संपूर्ण व्यय के द्वारा राष्ट्रीय आय की माप कर सकते हैं। अतएव इस पद्धति के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी प्रकार के निजी उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, निजी घरेलू निवेश तथा विदेशी निवेश को छोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। लेकिन यह प्रणाली अधिक लोकप्रिय नहीं है क्योंकि व्यय संबंधी सही जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है। अगला क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच की अवधारणा का व्यवहारिक महत्व क्या है। तो मांग की कीमत लोच अथवा मांग की लोच की अवधारणा व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर J.M. केन्स के अनुसार यह सिद्धांत मार्शल की सबसे बड़ी देन है। मांग की लोच के सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व निम्नलिखित है। मांग की कीमत लोच क्या होता है, तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी का अनुपात को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। तो इसका क्या क्या महत्व है, तो पहला उत्पादन के क्षेत्र में, तो मांग की लोच की अवधारणा का उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। उपभोक्ताओं की मांग उत्पादन का आधार है, अतः उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का अधिक उत्पादन करते हैं जिनकी मांग कम लोचदार है।
दूसरा है कीमत निर्धारण। तो मांग की लोच का सिद्धांत वस्तुओं के कीमत निर्धारण में भी सहायक होता है। यदि उत्पादक लोचदार मांग वाली वस्तुओं की अधिक कीमत रखते तो उनकी मांग घट जाएगी। फिर है वितरण। तो वितरण के क्षेत्र में भी मांग की लोच का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उत्पादक उत्पत्ति के उन साधनों को अधिक पुरस्कार देते हैं जिनकी मांग उनके लिए बेलोचदार है। इसके विपरीत उत्पादन के उन साधनों को कम मजदूरी मिलती है जिनकी मांग उत्पादक के लिए लोचदार है, क्योंकि इनके बिना भी उसका काम चल सकता है। फिर है कर निर्धारण में। तो मांग की लोच के अध्ययन से सरकार को कर निर्धारण में सुविधा होती है। अगर सरकार ऐसी वस्तुओं पर कर लगाती है जिसकी मांग लोचदार है तो इन वस्तुओं की मांग घट जाएगी। इसके फलस्वरूप सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होगी। यही कारण है कि बेलोचदार वस्तुओं पर कर की मात्रा प्रायः अधिक रहती है, क्योंकि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी इसकी मांग में विशेष कमी नहीं होती है। फिर है परिवहन की दर निश्चित करने में। तो भाड़े की दर निश्चित करने में भी इस सिद्धांत के अध्ययन से सुविधा होती है। यदि यात्रियों की मांग लोचदार है तो भाड़े की दर कम रखनी हो, क्योंकि अधिक दर रखने पर कम यात्री यातायात के साधनों का उपयोग करेंगे। फिर है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो मांग की लोच के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ होता है। व्यापार की शर्तें देश की सौदा करने की शक्ति पर निर्भर करती है। सौदा करने की शक्ति वास्तव में आयातों तथा निर्यातों की मांग की लोच पर निर्भर करती है। अगर आयात की वस्तुओं के लिए हमारी मांग बेलोचदार है तो विदेशी अपनी वस्तुओं का मूल्य अधिक रख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व। कर राजस्व सरकार को सभी प्रकार के करों से प्राप्त आय है। गैर कर राजस्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले ऋण, सेवाओं का ब्याज, लाभांश और लाभ होते हैं, जिनमें रेलवे से प्राप्त ब्याज और लाभांश भी शामिल है। केंद्रीय सरकार के कर राजस्व के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। पहला, आयकर। तो आयकर एक प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर है। यह कर व्यक्तियों की शुद्ध आय पर लगाया जाता है। कम आय वाले व्यक्तियों को इसमें छूट दे दी जाती है और जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है आयकर की दर भी बढ़ती जाती है। भारत में सर्वप्रथम 1860 में आयकर लगाया गया। प्रारंभ में यह कर केवल केंद्र सरकार की आय का साधन था, लेकिन बाद में इसे विभाजित शीर्षक के अंतर्गत रखा गया। इससे प्राप्त आय का एक भाग राज्य सरकार को दे दिया जाता है। आयकर एक अत्यंत उत्पादक कर है तथा भारत सरकार के कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है निगम कर। यह कर संयुक्त पूंजी कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति आय कर चुकाते उसी प्रकार इन कंपनियों को निगम कर देना पड़ता है। इसमें छोटी बड़ी सभी कंपनियों पर कर की दर एक समान होती है। तीसरा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है तथा वस्तुओं पर उनके उत्पादन के समय लगाया जाता है। इस कर का भार मुख्यतः उपभोक्ताओं पर पड़ता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत है। फिर है सीमा शुल्क। यह कर देश की सीमाओं से बाहर जाने और आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस कर के दो रूप है, निर्यात शुल्क तथा आयात शुल्क। जब देश के बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता है तो इसे निर्यात शुल्क कहते हैं। इसके विपरीत देश के अंदर आने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया जाता है। सीमा शुल्क लगाने के दो उद्देश्य हैं, सरकार की आय में वृद्धि करना तथा देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। भारत सरकार के गैर कर राजस्व के स्रोत भी निम्नलिखित प्रमुख है। पहला, ब्याज प्राप्तियां। तो भारत सरकार राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों तथा निजी उद्योगों को समय समय पर ऋण प्रदान करती। इन ऋणों से उसे बहुत बड़ी मात्रा में ब्याज प्राप्त होता है। यह सरकार की गैर कर आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर है लाभ और लाभांश। तो विगत वर्षों के अंतर्गत सरकार द्वारा कई प्रकार के उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित किए गए हैं। इन उपक्रमों तथा उद्योगों से उसे लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए निवेश से भी लाभांश मिलता है। फिर है विदेशी सहायता अनुदान। तो सरकार को विदेशी सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि से आर्थिक सहायता और अनुदान के रूप में भी धन प्राप्त होता है, जो उसके गैर कर राजस्व का एक स्रोत है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अल्पाधिकार का अर्थ और उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो जब किसी अल्पाधिकार मतलब होता है जिसमें बेचने वाला थोड़ा हो और खरीदने वाला भी थोड़ा हो, तो उसको हम लोग अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। जैसे कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा, ये सब क्या अल्पाधिकार बाजार का उदाहरण है। तो जब किसी वस्तु के बाजार में एक से अधिक विक्रेता हो लेकिन उनकी संख्या अत्यंत अल्प हो तो वह बाजार संरचना को अल्पाधिकार मतलब ओलिगोपोली कहते हैं। इस व्यवस्था में वस्तु विशेष के कुछ थोड़े से विक्रेता होते हैं जिनके क्रियाकलाप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक फर्म की वस्तु की कुल आपूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण होने के कारण वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सकती है।
एक अल्पाधिकार बाजार संरचना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कुछ बृहत फर्म। तो उत्पादक फर्मों का अत्यंत अल्प होना अल्पाधिकार की एक प्रमुख विशेषता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक फर्म उत्पादन की मात्रा तथा कीमत संबंधी निर्णय लेने में दूसरे प्रतिद्वंदी फर्म की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखती है। दूसरा है समरूप एवं विभेदीकृत उत्पादन। तो अल्पाधिकारी बाजार में स्थानापन्न वस्तुएं बेची जाती है जो समरूप अथवा विभेदीकृत दोनों हो सकती है, जैसे कोयला, इस्पात और उर्वरक तथा विभिन्न ब्रांड की मोटरसाइकिलें एवं कारें। तीसरा है नई फर्मों के प्रवेश में कठिनाइयाँ। तो इस व्यवस्था में वस्तु का उत्पादन या विक्रय करने वाली फर्मों की संख्या अत्यंत अल्प होने के कारण उनके सामूहिक व्यवहार से उस क्षेत्र में नई फर्मों का प्रवेश कठिन हो जाता है। चौथा है विक्रय लागतें। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ थोड़ी सी फर्में अपनी वस्तु को अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन और प्रचार पर धन खर्च करते हैं, लेकिन एक अधिकारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में इनकी विक्रय लागतें कम होती है। तो ये टोटल 19 क्वेश्चन था जो मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो और सेकंड पार्ट के वीडियो को मिलाकर बता दिया आप लोगों को। यदि आप लोगों ने पूर्व के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप विभिन्न विषय के मॉडल क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।